रात का वक्त था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं आज अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरी मनकूहा भी थी, जिससे 2 घंटे पहले ही मैंने निकाह किया था। ये निकाह मैंने बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में किया था, क्योंकि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था। ना ही इसके घर वाले और ना मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी होने थे। इसीलिए बिना किसी से पूछे ही हम दोनों एक दूसरे के अक़द में आ गए थे। मेरा दिल बहुत खुश था। मेरी बीवी अलबत्ता बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही इन्होंने चेहरा फेर लिया। ये कौन लाए हो अपने साथ? अम्मा ने यूँ पूछा जैसे उन्हें इस अमर की पहले से खबर हो। अम्मा, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे थोड़ी देर पहले निकाह किया है, लेकिन आपको तो पता है कि ये राजपूत ख़ानदान से है और हमारी आपस में दुश्मनी है। बस इसी वजह से मैं इसे ब्याहकर घर ही ले आया। मैं जानता था आप रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी। ये बात सुनकर अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या ज़माना आ गया है बेटा। मैं तो तुम्हें सारी बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान भी एक हिजाब माने है। लेकिन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। खैर, अब तुमने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को फंदे से लटका दूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? भला एक औलाद अपने माँ बाप से और ख़ास करके एक बेटा अपनी माँ से कैसे बेवफाई कर सकता है? मैं हमेशा तुम्हारा ग़ुलाम रहूँगा। तुम जो हुक्म करोगी मैं वही करूँगा। लेकिन ये लड़की सानिया मेरी मोहब्बत है और मैं इसे ज़िंदगी भर छोड़ नहीं सकता। बस इसके अलावा जो कहोगी मैं मानूँगा। मैंने अम्मा को बड़ी मोहब्बत से समझाया था, मगर मेरी माँ समझने वाली कहाँ थी। अम्मा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अम्मा के रोते पीटते ही अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। इन्होंने जब मुझे देखा, मेरे साथ खड़ी लड़की को देखकर अब्बा की आंखें फैल गई थी, जैसे वो इसे पहले से जानते हों। इससे पहले कि अब्बा मेरी तरफ बढ़ते, गुस्से से उनका हाथ बेकाबू होता, अम्मा ने उन्हें रोक लिया। जाने तो शेरजान, ये अब जवान हो गया है, हमारी बातों में कहाँ आता है। बस इसे अपनी मनमानी करने दे दो। कर ली है शादी तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब्बा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अभी हम दोनों को मार डालेंगे। हालांकि मेरे अब्बा इस मामले में इतने सख्त नहीं थे जितनी कि मेरी वालिदा थी, लेकिन फिर भी अब्बा का रवैया मेरी समझ से बाहर था। अब्बा मुझे यूँ देख रहे थे जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मुझे सिर्फ यही लगा था कि मेरे अम्मा अब्बा को मेरा एक दुश्मन ख़ानदान में शादी करना अच्छा नहीं लगा, पर ये तो मैं जानता ही नहीं था, न मेरे फरिश्तों तक, कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं मुतमईन हो गया था अपनी तरफ से। मुझे लगा कि मैंने अब्बा की नाफरमानी की है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में वो ठीक हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगियाँ पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होना था। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी डरी सहमी खड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो चौंक कर पीछे हटी, जैसे उसे मेरे वजूद से भी खौफ आ रहा हो। ये वही सानिया थी जिसे मैं घर लाया था तो खुश थी कि हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, लेकिन अब उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है सानिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? अभी मैं ये कह ही रहा था कि वो मेरे गले से आ लगी और बोली, बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। सानिया का ये रोना धोना देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था और मैं खुद भी घबरा गया था। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये मेरे घर है, तुम यहाँ महफूज हो, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मुसलसल रोए जा रही थी। कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते करते ही मर जाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर आते ही अपनी औलाद के बारे में सोचने लगी हो? फिलहाल हमारे बारे में सोचो। हमने आगे एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपना मुस्तकबिल साथ गुजारना है। अगर तुम अभी से बच्चों की फ़िक्र में पड़ जाओगी तो क्या होगा? मैं अपनी बीवी को तसल्ली देने लगा, लेकिन वो सुन के नहीं दे रही थी। इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि अब मुझे लगने लगा जैसे उसे इस घर में कोई जिन भूत नज़र आ गया हो। वो मेरे बाबा के बारे में पूछने लगी। बोली कि वो तुम्हारे अब्बा हैं, क्या करते हैं? मैं उसकी इन बातों से हैरान और परेशान हो रहा था। समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरे अब्बा के बारे में इतनी मालूमात क्यों ले रही है।
फिर अचानक से अपना मूड उसने ठीक कर लिया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा छोड़ो, आज हमारी एक साथ पहली रात है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बीवी के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे जिन्हें मैं न समझ सका और न ही पढ़ सका। उस दिन भी अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली खूबसूरती को मैं महसूस ही नहीं कर सका था, क्योंकि सानिया के चेहरे पर घबराहट थी, अजीब से तासुरात। सुबह फजर के वक्त ही वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मुझे किचन में जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है किचन में जाने की? इन सारे कामों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जब मुझे कुछ भूख लगेगी, दिल चाहेगा खाने का, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बीवी मायूस होकर बैठ गई थी, जैसे उसे कोई परेशानी हो रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, मेरी बीवी ने हिचकिचाते हुए कहा और फिर वापस आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद अम्मा ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आओ बेटा, आकर नाश्ता कर लो। अम्मा ने मेरी बीवी को मुखातिब नहीं किया था, पर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, अब तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। मैं तुम्हें किसी के सामने इस तरह रुस्वा होते नहीं देख सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम भी मेरे साथ चलोगी। मेरी बीवी मेरे इस इजहार मोहब्बत से खुश भी हो गई थी। कहने लगी कि ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने अब्बा के सामने कोई इजहार मोहब्बत नहीं कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आपके घर में मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा हो। मैंने उससे वादा कर लिया कि ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो और अब्बा से लड़ने की या फिर डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे अब्बा बहुत सादा और मासूम इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान या दुख नहीं पहुँचाया। मेरी बीवी मेरी बातों को बेयकीनी से सुन रही थी, जैसे उसे मेरी किसी बात पर एतबार न हो। हमारे बच्चे होंगे तो वो क्या इसी घर में बातें पूछ रही थी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। हम नाश्ते की मेज़ पर आए तो अब्बा सर झुकाए बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। मेरी बीवी डरते डरते उनके सामने बैठी। फिर हमने नाश्ता किया। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हें अपने कमाने की फिक्र करनी चाहिए। तुम वैसे भी एक डायन को घर लेकर आ चुके हो, ये भी तो हमारा खून पिएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल रखने की ज़रूरत है। अम्मा का कड़वा लहजा मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं क्या जानता था कि इस कड़वे लहजे के पीछे एक भयानक कहानी भी छुपी हुई है। मैं अपनी बीवी के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। अम्मा अब्बा मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बातें करने लगे। वो मुझे बीवी का गुलाम और न जाने क्या क्या कह रहे थे। काफ़ी देर गुजर गई थी, मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं जाकर दोपहर का खाना बनाती हूँ, लेकिन उसे गए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर से चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा गया। बाहर गया तो देखा मेरी अम्मा और बीवी बहुत सख्त तेज़ी से लड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी बीवी मेरी माँ से अचानक क्यों लड़ पड़ी, लेकिन अम्मा ही उसे सुनाई जा रही थी। मेरी बीवी तो चुपचाप खड़ी थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखकर उंगली से इशारा किया, अपनी इस बीवी को समझा दे, जब तक इसके यहाँ औलाद नहीं हो जाती अपने इस मनहूस वजूद को मुझसे दूर रखे, और मैं इसे किचन में आकर कोई खाना पकाने नहीं दूंगी। ये तुम्हारी बीवी तो है, लेकिन ये इस घर की बहू नहीं है। मैं ये बात सुनकर साकित होकर रह गया था। अम्मा, क्या हो गया है? अब आप मेरी बीवी को भी कबूल कर लें, वरना मैं इस घर से चला जाऊंगा। अरे जाएगा कहाँ? मैं समझी नहीं। अम्मा का गुस्सा यकदम झाग हो गया था। वो अब्बा की तरफ देख रही थी। अब्बा इशारों में अम्मा को कुछ समझा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे आते ही अम्मा अब्बा चुप हो गए थे। मेरी अम्मा मेरी बीवी की तरफ देखकर धीमे से लहजे में बोली, बेटा इसे ले जाओ, अभी ये नई नवेली दुल्हन है, ये इस घर में खाना नहीं पका सकती। अगर पकाएगी तो हम तो नहीं खाएंगे। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हें पका हुआ खाना मेज़ पर ला कर देती है। क्या तुम्हें अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने का इतना शौक है? अगर ऐसा ही है तो तुम इसे अलग किचन लेकर दे दो। मैंने अम्मा की बातें सुनकर अपनी बीवी से कह दिया, तुम अपने कमरे में जाओ, अम्मा से आइंदा बहस नहीं करना। अब्बा भी वहाँ से चले गए। अम्मा ने मुझे अपने पास बिठा लिया, जबकि सामिया अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों अब्बा भी वहाँ से फ़ौरन ही गायब हुए थे। जैसे ही सानिया अपने कमरे में गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे आना चाहता था, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक लिया। मैं वहीं पर बैठा रह गया। क्या बात है अम्मा, आज आपको अपने बेटे पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है? मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी कि हाँ, आज इतने दिनों के बाद मैंने तुम्हारी सूरत देखी है। अम्मा बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रही थी।
आधे घंटे के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब जाओ अपने कमरे में। तासुरात से थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। वो बहुत ज़्यादा मकारी और अय्यारी वाले तासुरात थे, जैसे वो मेरी बीवी को शिकस्त दे चुकी हूँ। मैं वापस अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी और थर थर काँप रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, लग रहा था कि वो रोई है। क्या हुआ है, क्या हुआ है सानिया, तुम इतनी क्यों परेशान हो? मैंने उसे झंझोड़ कर पूछने की कोशिश की तो वो फिर से रोने लगी। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मुझे फौरन अपनी माँ वाली बात याद आ गई। मैं क्या जानता था कि मेरी बीवी मेरी माँ की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से रो रही है। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी। उसी वक्त उसने मुझसे कहा कि मैं आपको अपने अब्बा के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा पूरा वजूद कान बन गया। मैंने कहा हाँ ज़रूर, तो मुझे मेरे अब्बा के बारे में जो भी बात बताओगी मैं सुनूंगा। उन शौहरों में से नहीं हूँ जो अपने घर वालों के खिलाफ एक भी। सानिया ने ये बात कही थी। अब मुझे लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, साफ साफ बताना चाहती है। आपको पता है आपके अब्बा ने दाढ़ी तो रखी हुई है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बीवी ने बात की तमहीद बांधी ही थी कि मेरी अम्मा धड़ाम से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अरे बीबी, मेरे शौहर के बारे में क्यों बातें करके अपनी कब्र खराब कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि वो कितने नेक इंसान हैं और तुम ये मेरे बेटे को भड़का रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने तुम्हें घर में पनाह दी हुई है और तुम हो कि हमारी ही जड़ें काट रही हो। अम्मा की बात सुनकर मेरी बीवी खामोश हो गई थी। मैं भी साकित था कि अम्मा न जाने कब से दरवाजे के पीछे छुपी हमारी ये बातें सुन रही थीं। कम से कम उन्हें ऐसा गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी बातें सुन के उन्हें क्या मिला? मैं दिल में सोचने लगा। मुझे अपनी माँ की इस बात से बहुत नफरत हुई, लेकिन फिर अम्मा ने फौरन मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठा दिया। बोली कि चलो तुम मेरे बेटे को खराब कर रही हो। फिलहाल तुम यहाँ नहीं बैठो, अभी तुम हमारे घर की बहू नहीं बनी। मैं सब मेहमानों को बुलाकर तुम्हें अपनी बहू के तौर पर मुतारिफ करवा दूंगी। उसके बाद ही तुम ऐसी बातें कर सकती हो और मेरे बेटे के साथ रह सकती हो। मेरे ना चाहते हुए अम्मा ने मेरी बीवी को मेरे कमरे से उठाया और उसे दूसरे कमरे में ले गईं। मैं बहुत बेचैन हो गया था। मैं अपने ही घर में अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे अपने साथ नहीं रख सकता। मैंने तो उससे निकाह किया है। दिल यही सोच सोच कर बैठ रहा था। अम्मा थी, उन्हें मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरी बीवी का फ़ोन भी मेरे कमरे में रह गया था। अब मेरा और मेरी बीवी के दरमियान कोई राब्ता, कोई ताल्लुक नहीं था। मैं अपने कमरे में लेट गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मुझे अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि आखिर अम्मा ने मेरी बीवी को कहाँ रखा होगा। अपने कमरे में तो नहीं रख सकती क्योंकि वहाँ अब्बा होते हैं। यकीनन इन्होंने उसे किसी दूसरे का होगा। मैं जाकर देखता हूँ। पर हैरत की बात तो ये थी कि मैंने अपनी बीवी को हर जगह देखा मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई थी। मुझे अब परेशानी होने लगी, कहीं अम्मा ने उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। मैंने जाकर घर का एक एक दरवाज़ा चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई थी और बाहर भी नहीं गई थी क्योंकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। घर के बाहर भी कोई नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो वो घर के बाहर बैठ जाती और कम से कम कोई न कोई ऐसी हरकत ज़रूर करती जिससे मुझे पता लग जाता कि अम्मा ने उसे घर से निकाल दिया है। ऐसा नहीं हुआ। मैं फजर की नमाज के बाद वापस कमरे से बाहर आ गया। मैं अपनी बीवी ही को ढूंढ रहा था कि तभी मुझे छत पर आने वाली आवाज़ों की तरफ तवज्जो हुई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गया तो देखा वहाँ पर अब्बा खड़े हैं। मुझे देखते ही अब्बा ने अपने सामने लगी तार पर एक बड़ी सी चादर फेंक दी और बोले, खबरदार बेटा, मेरी तरफ मत देखना और तुम्हें अपनी माँ की कसम है, आइंदा अगर तुम इस तरह मेरे सामने आए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे अब्बा की यह हरकत इतनी अजीब लगी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो देखा भी नहीं था कि सामने है क्या, लेकिन अब्बा ने जिस तरीके से खुद को ढांपा वो बहुत अजीब सा था। मैं अब्बा की बात मानकर नीचे कमरे में आ गया। अम्मा के कमरे में गया। उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। लाल आंखों के साथ मुझे देखने लगी। क्या बात है बेटा, एक रात भी सब्र नहीं होता? तुम्हारी बीवी अभी गहरी नींद सो रही है। अम्मा ने मुझे सानिया की तरफ इशारा करके दिखाते हुए कहा था। मैं हैरान था कि वो इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, वो भी इतने शोर शराबे में। मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ का भी कोई जवाब नहीं दिया। सानिया इतनी गहरी नींद तो कभी नहीं सोती थी। मुझे अपनी बीवी की भी ये बात अजीब लगी थी। उसे मेरे बगैर
नींद आ कैसे गई ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने पीछे से दरवाजे को फिर से कुंडी लगा दी। वापस आकर इन अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में सोचने लगने लगा, लेकिन मुझे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह हुई तो अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात सीधी और साफ करके बताना चाहती हूँ। पहले तो तुम इस घर में अकेले थे, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एक नया ख़ानदान शुरू होने जा रहा है। इसीलिए मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारे अब्बा इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें इस ख़ानदान को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सारी पैसे की ज़रूरत होती है। तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, कोई भी इतने खर्चे पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने भाई से बात की थी कि वो तुम्हें दुबई में कोई काम दिलवा दें, तुम्हें नौकरी पर रख दें। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए आगे बात की थी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्या मतलब है अम्मा? मैंने हैरत से पूछा। बेटा, मतलब और कुछ नहीं है, बस ये कि अब तुम दुबई चले जाओ, काम करो, पैसा कमाओ और हमें ला कर दो। तुम्हें तो पता है अब तुम बीवी वाले हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसमें न समझ आने वाली कौन सी बात है? अम्मा ने तो ये बात कहकर मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं समझ ही नहीं सका। अम्मा मुझे मेरी बीवी से दूर भेजना चाहती हैं। मैं तो इसे अम्मा का खुलूस समझा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि अम्मा मुझे इस घर से दूर भेजना चाहती हैं। मैंने अपनी बीवी के साथ जो वक्त गुजारा वो बहुत ही यादगार था। अम्मा ने मुझे अपनी इज्जत की, अपने मान की, अपनी मोहब्बत की कस्में दी और कहा कि अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक बीवी का पल्लू थाम कर बैठे रहोगे? तुम्हें पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। मेरे पास और कोई नौकरी भी नहीं थी। मुझे इसी में गनीमत महसूस हुई कि मैं दुबई चला जाऊं और खूब पैसा लाकर अम्मा को दूं ताकि वो मुझे और मेरी बीवी को कबूल कर लें। पर मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जैसे ही मैं दुबई पहुंचा, मेरे मामू जान ने मुझे बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत अरसा अपनी वफादारी दिखाने की ज़रूरत है। और फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते चले गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा और मेरी बीवी का ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो उम्मीद से कैसे हो गई? बेचैन था। अम्मा से ये बात कर भी नहीं सकता था कि मेरी शादी मोहब्बत की थी। लेकिन फिर ये बात कब तक चलती? मेरी माँ ने मेरे बाप के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी। कभी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब लगने लगा था जैसे मुझे मेरी हकीकी माँ की ज़रूरत है। मेरी असल अम्मा बचपन में फौत हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ की याद भी बहुत आती थी और जब से मेरी माँ ने मुझे बीवी से दूर रखना शुरू किया, तब से तो मुझे ये बात और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अम्मा मुझे यही बताती कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से तो है, लेकिन अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। करते करते सालों गुजर गए। दुबई में आकर मैं नई मुश्किलात का शिकार हो गया। मामू जान ने मुझे गैर कानूनी तरीके से बुलाया था और गैर कानूनी तरीके से दुबई आने की वजह से मुझे कानून की नज़रों में आने से बचना था। करते करते सालों गुजर गए। जब मुझे अपने घर की याद आने लगी, मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो तुम्हारी बीवी का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। मैं हैरान था कि अगर मेरी बीवी उम्मीद से थी तो उसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर देना चाहिए था। आखिर अब ऐसी कौन सी क़यामत और आफत थी जो कि सालों बाद भी पैदा नहीं हो रही थी। मेरा अपनी बीवी से भी कोई राब्ता नहीं था, पर देश में मुझे बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता, कभी कोई बात दिल में ख्याल आता कि शायद मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। फिर वही हुआ। बाज़ औक़ात माँ बाप भी इंसान के दुश्मन बन जाते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी मेरी माँ और इतना कमज़ोर मेरा बाप निकलेगा। मेरे अम्मा अब्बा के बारे में ये बात शायद मुझे कभी न पता चलती अगर मुझे मेरे ही एक रिश्तेदार ने फ़ोन करके सारी बात बताना दी होती। कहने लगा, बेटा, शायद तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारा बाप एक आम आदमी नहीं है। वो तो पहुंचा हुआ जादूगर है और ये जादू उसने खुद से नहीं सीखा, बल्कि इन अमलियात में उसकी दूसरी बीवी ने उसका साथ दिया, जिसने उससे मोहब्बत का दावा किया और फिर सारी ज़िंदगी
اس کا خون چوستی رہ گئی۔ اس نے اسے بھی ایمان کی راہ سے ہٹا دیا، خود بھی برے راستے پر چل پڑی۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے کتنے گھنونے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک تو تمہاری بیوی کے ماں باپ کو نقصان تھے۔ اماں ابا کے بارے میں اتنی گھناؤنی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے میں اس سے ملا نہیں تھا۔ میرے اس رشتہ دار نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جن پر میرے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، مجھے یقین تو کرنا ہی پڑا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی کی حالت بری تھی، اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور اماں ابا یہی کہہ رہے تھے کہ یہ امید سے ہے، پر میں بھی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو چیک کیا، بتایا کہ میری بیوی کو ایک خطرناک قسم کا ٹیومر لاحق ہے، اور اس سب کا سبب بھی تحقیق کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میری بیوی جس حالت کو پہنچ چکی تھی، اب میں صرف اور صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ بے شک یہ میرے ابا ہی کی چال تھی جن کو اماں نے اس راستے پر لگایا تھا، اور کیوں لگایا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ شاید اس لیے کہ میں ان کے لیے ایک پیسے کمانے والی مشین تھا۔ جب میں نے ان کو پیسے کما کر نہیں دیے تو ان لوگوں نے میری بیوی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ سچ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی انسان کا برا نہیں سوچتے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کی نیت بھی بدل جاتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ماں باپ کو ہدایت دے اور اولاد